हम मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में कर रहे थे और उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करने का इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक अपन फिनिश कर दें इसी लेक्चर में। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 3D का अंतिम लेक्चर। आइएगा इसका पहला क्वेश्चन। एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। इस गहरी खाई का आप कितना भाग भर सकते हो। देखो, जिसका भाग भरना होता है ना, जो भरना होता है ना, उसको नीचे रखते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपके जब स्कूली शिक्षा में क्लास टेस्ट होते थे तो मैडम जब नंबर देती थी तो कैसे नंबर देती थी? 10 में से 2 नंबर, 10 में से 3 नंबर, 10 में से 1 नंबर, नीचे हमेशा 10 रखती थी। इसको हमें भरना होता था। जिसको भरना होता है ना, उसको नीचे रखते हैं। ऊपर जो अपने नंबर आते थे 1 2 3, बस मुश्किल से इतने आते थे, है नहीं? सही है कि नहीं? तो अब देखो, बेलनाकार खुद सुरंग खोदी, यानी बेलन का आयतन बटा घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन बटे घनाभ का आयतन। मैं बेलनाकार सुरंग से मिट्टी निकाल कर घनाभाकार जो है खाई को भर रहा हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बेलन का आयतन होता है πr²h, घनाभ का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 22/7 इंटू r का मान बोले 4 मीटर व्यास है, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। h का मान बोले 56 मीटर। सही है क्या? अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है? 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी। यही है मित्रों। अब आप इसको समझिएगा प्यारे मित्रों। 7 8 56 हो गया और ये हो गया 8 6 48। ठीक है जी, कुछ कटरा पटरा हो तो देख लेंगे। ये 2 तिया हो गया और ये 2 दूनी हो गया और ये 2 11 हो गया और ये 5.5 दूना, ये 5.5 तिया। ऊपर रह गया केवल 2, नीचे रह गया 3 तिया 9। तो मित्रों कितना भाग भरा जा सकता है? 2/9 भाग भरा जा सकता है। कुछ नहीं किया प्यारे मित्रों, बेलन के आयतन में मैंने भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया? घनाभ के आयतन का। और जो आया मित्रों वो अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? एकदम इजी क्वेश्चन था। सही है। अगला देखें। समान अर्धव्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात कितना है? समान अर्धव्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन और गोले का आयतन बराबर है, यानी πr² बराबर है 4/3 πr³। बेलन का जो आयतन है वो गोले के आयतन के क्या है? बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। पाई से पाई कट गया और r से r कट गया, तो हमारे पास h का मान कितना आ गया? 4/3r। हमारे पास h का मान कितना आ गया? 4/3r। सही है क्या? पूछा है गोले के व्यास का बेलन से ऊंचाई का अनुपात बताओ। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात बताओ। गोले के व्यास का बेलन से ऊंचाई कितनी है, उसका रेशियो हमें पूछा है। तो प्यारे मित्रों 2r, h का मान कितना है? 4/3r। सही है क्या? बोलो, r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। बोलो 3 एकम 3। बोलो कितना आ गया? 3:2। सही है मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा? 3:2। हमें बेलन और गोले का आयतन बराबर दे रखा था। इस समीकरण से हमने h और r में संबंध निकाल लिया।
और हमें संबंध पूछा था व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात। व्यास का ऊंचाई से रेशियो निकाल लिया, 2r को 2r रखा, h का मान ये रख दिया। सही है प्यारे मित्रों। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। व्यास 16 है यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8। ऊंचाई 2 है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए जाते हैं। गोले का व्यास बताओ। 12 गोले बनाए जाते हैं, यानी बेलन को पिघलाकर बनाए जा रहे हैं गोले। 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो कितने गोले बनाए जा रहे हैं? 12 गोले। सही है। 100 पाई से पाई कट गया। कैपिटल आर का मान, व्यास 16 है यानी त्रिज्या कितनी हो गई 8। h का मान कितना है 2, 4/3। r पता नहीं इसका, तो ये 12 हो गया। सही है मित्रों। ये हो गया 3 चौक 12। 4 से काटे अगर इसको, तो 4 से काटा तो 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 2 2 2। बोलो r का मान कितना आ गया 2। r क्यूब अगर 2 2 2 है तो r का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉरी, हमें r थोड़ी पूछा है, हमें तो व्यास पूछा है। हमें गोले का व्यास पूछा है, यानी कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। 2 × 2 यानी बोलो व्यास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या कह रहा था? बेलन का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 12 गुना है। क्योंकि 12 गोले बना रहे हो तो 12 गुना हो गया ना। तो यहां से बस सॉल्व किया तो r का मान कितना आ गया 2। हमें व्यास पूछा था तो व्यास कितना आ गया 2 का डबल 4। सही है प्यारे मित्रों। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी? मित्रों, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर आप तार बना रहे हो। तार मतलब क्या हो गया? बेलन हो गया। तार बेलनाकार शेप में ही तो होती है नहीं? तो गोले को पिघलाकर तार बना रहे हो, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। गोले को पिघलाकर आप क्या बना रहे हो? तार बना रहे हो। पाई से पाई तो कट गया। 4/3 आर क्यूब। बोलो आर मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास है। 6 सेंटीमीटर व्यास है मतलब त्रिज्या कितनी होगी 3। सही कह रहे हैं ना हम? 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या तो 3 ही होगी ना। अच्छा, 1 मिलीमीटर त्रिज्या यानी 1 का स्क्वायर h पूछा है। बस अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। देखो, सॉरी मैंने गलत बोला क्या? मैं आपको बताऊं सारी बात, गलत तो बोला है मैंने। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए तो आप देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 3 सेंटीमीटर में कितना होगा 30। ये 30 समझ में आ गया। मैंने 30 जो 3 सेंटीमीटर था इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला तो 10 से गुणा कर दिया। ठीक है जी। 4/3 30 का क्यूब 27,000 बराबर h। तो मेरे प्यारे मित्रों, 3 के पहाड़े से 9 बार, 9 चौक 36,000। बोलो 36,000 बराबर क्या आ गया h। बोलो 9 चौक 36,000 बराबर क्या आ गया h आ गया। अगर 36,000 बराबर h है तो हमें पूछा क्या है? ये तो मिलीमीटर में है ना। 9 चौक 36,000 मिलीमीटर बराबर क्या दे रखा है? हमें h दे रखा है। 36,000 मिलीमीटर अगर h है तो हमें तो मीटर में चाहिए। तो मित्रों किसका भाग दे दूं? 1000 का भाग दे दूंगा। तो जैसे ही मैं 1000 का भाग दूंगा तो जो उत्तर आएगा वो मीटर में आ जाएगा। 36 मीटर बराबर बोलो क्या आ जाएगा h। बोलो h बराबर कितना आ गया 36 मीटर।
बोलो बात समझ में आ गई क्या? 29 27 हो गया, 3 नम 27, 9 चौक 36,000 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? मैं वापस आपको बता देता हूं, मैंने गोले को पिघलाकर बेलन बनाया है। गोले को पिघलाकर मैं बेलन बना रहा हूं, तो गोले का आयतन बराबर ये बेलन का आयतन, बस h को सॉल्व किया। बट ये इकाइयां थोड़ा ध्यान रखना था, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर में 30 हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। अगला देखें, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए, तो इसके वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए और त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए और त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए, तो वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? वक्र पृष्ठ का परिवर्तन बोलो। वक्र पृष्ठ होता कितना है? 2πr(h). अब देखो 2 तो बढ़ना नहीं है, पाई तो बढ़ना नहीं, क्योंकि 2 और पाई तो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये तो कोई बढ़नी घटनी है नहीं। बढ़ेगा घटेगा कौन? r और h। r में 10% गिरावट हुई है, मतलब 90 हो गया। h में 15% वृद्धि हो रही है, मतलब 115 हो गया बटा 100। 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े से 2 बार, 5 के पहाड़े से 23 बार। 9 30 27 का 7 हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20 बटा 2, यानी 103.5। बोलो 103.5 का मतलब क्या समझूंगा? 3.5% की वृद्धि। 103.5 का मतलब क्या समझूंगा? 3.5% की वृद्धि समझूंगा। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई? 103.5 का मतलब क्या समझे? 3.5% की वृद्धि। ये समझ में आ गया ना? 2 और पाई काटा क्यों? क्योंकि 2 भी कांस्टेंट टर्म है और पाई भी कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म है। 2 तो कोई बढ़ना है नहीं, ना कोई पाई बढ़ना है। पाई का मान 22/7 का 22/7 ही रहना, कोई बढ़ना घटना नहीं है। ठीक है ना? चलो, 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है और इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? आप देख रहे हो खोखले बेलन की बात हो रही है, क्योंकि देखो बाहरी व्यास दे दिया, दीवारों की मोटाई दे दी, खोखले बेलन की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, खोखले बेलन का टीएसए कितना होता है? खोखले बेलन का टीएसए जानते हो क्या? जानता दोस्तों मैं भी नहीं हूं, मैंने कभी रटा नहीं इसको, बट मुझे याद है कि 2πr(h) यानी 2π h r प्लस r, तो ये हो जाएगा प्लस 2π r² माइनस r²। ये मुझे याद है मित्रों, मैंने कभी फॉर्मूले को रटा नहीं है, बट हम जब बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। बाहर वाला CSA प्लस अंदर वाला CSA जोड़ते हैं तो टोटल CSA आ जाता है। छत मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला वृत्त घटाते हैं तो वो परिधि आ जाती है जिससे ये खोखला बेलन बना हुआ है। ठीक है? हाँ जी। अब आप देखो, इसमें मैंने आपको आगे और फॉर्मूला बताया था विस्तार से। क्या बताया था? 2πr प्लस r हमने कॉमन ले लिया था, अंदर रहा क्या? h प्लस r माइनस r। ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ये r² माइनस r² का मतलब r प्लस r, r माइनस r, तो मैंने r प्लस r यहां भी है, r प्लस r यहां भी है, कॉमन ले लिया। रहा क्या? h प्लस r माइनस r। ये चीज मैंने आपको जब बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे तब मैंने आपको बता दिया है। अब यहां मान रख दो बस। 2 × 22/7 इंटू, बोलो कैपिटल R कितना? बाहरी व्यास 25 है, व्यास 25 है, आधा कर दो 12.5। मोटाई 1 है ना, तो 12.5 बड़े वृत्त की त्रिज्या है, 1 कम कर दो मतलब 11.5। h का मान कितना है? 20,
प्लस 12.5 माइनस 11.5। सही है मित्रों, सॉल्व कर देंगे। 22 दूना 44/7। अरे कितना हो गया, 12 12 24। ये कितना हो गया 21, 7 दिया 21 हो गया। ठीक है, और ये 24 दिया 72 हो गया। 44 × 72, 4 दूनी 8। 8 कहाँ आ रहा है, 8 3 लोगों में आ रहा है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 36 का 3, 7 चौक 28, 3 31। बोलो 3168 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, आंसर आ गया 3168। बस मित्रों हमें क्या आना चाहिए, खोखले बेलन का टीए से आना चाहिए। अब टीए से जब आ गया तब तो मान ही रखा है। कैपिटल आर का मान 12.5 कैसे लाया? बाहरी व्यास 25 है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा? 25 का आधा 12.5 हो गया। छोटा आर कितना हो गया? 11.5, क्योंकि बाहरी व्यास अगर 12.5 है, अगर ये 12.5 है और ये अगर 1 दे रखा है तो ये 11.5 नहीं हो जाएगा? 11.5 में अगर 1 जोड़ोगे तो 12.5 ही तो होगा ना। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12.5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 11.5 है। बोलो बात समझ में आ गई? एच तो दे ही रखा है, हूबहू रख दिया। ठीक है, देखो जरा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर बेलनाकार टंकी में गिरता है। ठीक है, मतलब पाइप से पानी टंकी में गिर रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। आधार का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में इस टंकी में पानी का स्तर में कितनी वृद्धि होगी? मतलब आप पिक्चर क्या है समझ गए होंगे। पिक्चर बड़ी सिंपल है। ऐसी कोई टंकी बनी हुई है, इस टंकी में पानी आ रहा है किसी टूटी से, मतलब ये कोई टूटी है, इसमें से इस टंकी में पानी आ रहा है। कह रहा कितना स्तर भर जाएगा, एच पूछा है, कितने स्तर तक पानी आ जाएगा, इसका हमें एच पूछा है। ठीक है ना। तो आप देखें अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है, वो तो इसका है, तो πr² एच बराबर πr² एच। ये कितने मिनट चला रहे हैं? 30 मिनट चल रहा है। यही तो पूछा है। इस बेलनाकार पाइप से इस बेलनाकार टंकी को भर रहा हूं, और ये बेलनाकार पाइप कितने मिनट तक चल रहा है? 6 मिनट तक, सॉरी 30 मिनट तक चल रही है टूटी मतलब समझते हो, नल पाइप। ये पाइप 30 मिनट तक चलता है, तो इस 30 मिनट तक कितना, मतलब जितना पानी आएगा वो इस बेलन की कितनी हाइट तक वृद्धि कर देगा, कितनी ऊंचाई वृद्धि कर देगा, वो हमें पूछा है। मित्रों बहुत सिंपल सवाल है, घबराना बिल्कुल नहीं। पाई से पाई कट गया। स्मॉल आर कितना है? अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या तो एक ही होगी। एच कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 मीटर। 1 सेकंड में 6 मीटर है, 600 सेंटीमीटर कर दूं। 6 मीटर है ना, तो 600 सेंटीमीटर हो गया। 30 मिनट है, यानी 1800 सेकंड हो गए। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट में 1800 सेकंड होंगे। कैपिटल आर का मान कितना है? 60 है। एच हमें पूछा है, एच पूछा है प्यारे मित्रों। सही है, तो आप देखो 1801 बार, 1802 बार हो गया ना, 2 के पाड़े से 300। तो मित्रों कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है? बोलो कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी? 300 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। 300 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी, पर हमें मीटर में पूछी है। बोलो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। अरे बोलो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। एच में वृद्धि कितने मीटर हो जाएगी? 3 मीटर वृद्धि हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई?
300 सेंटीमीटर वृद्धि का मतलब है 3 मीटर हाइट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अरे बोलो समझ में आ गया? मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं। इस बेलनाकार टंकी में पानी जा रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है ना। तो ये पाइप है, ये पाइप 30 मिनट तक चलता है, तो इस टंकी को कितना भर देगा, वही तो पूछा है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर, एच का मान 600, ये 1800, और मान रखा जो मान दे दिया। एच पूछा था हमें कि कितनी हाइट तक टंकी भर जाएगी, मैंने इसको एच मान रखा था, ठीक है ना। तो एच अपने पास कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे जरूर सॉल्व करिएगा, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में भी और कुछ सीखोगे नया, ठीक है ना। आगे देखो, तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी और समान व्यास की तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या बताओ। देखो, तांबे की गोल छड़ को, छड़ तो फिर बेलनाकार ही होगी, पिघलाकर फिर एक तार बनाई है, मतलब बेलन को पिघलाकर वापस बेलन बना रहा है। तो इस तार की त्रिज्या बताओ। मतलब इस बड़े वाली गोल छड़ को पिघलाकर आप एक छोटी तार की बेलन बना रहे हो, यही तो कर रहे हो। बेलन को पिघलाकर वापस बेलन ही तो बना रहे हो, बस ये है कि बड़े को पिघलाकर छोटा कर रहे हो। 8 सेंटीमीटर लंबी जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 1 सेंटीमीटर है मतलब त्रिज्या आधी हो जाएगी। लंबी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। इसको पिघलाकर 18 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी, 18 मीटर है, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच का मान कितना है, 18 मीटर लंबी है मतलब 1800 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। सही कह रहा हूं क्या? ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 900 हो जाएगा। 1/900 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर। तो बोलो आर स्क्वायर बराबर कितना, आर बराबर 1/30 आ जाएगा, 1/30 सेंटीमीटर। सही है मित्रों। बड़ी तार को पिघलाकर लंबी तार बना रहे हो, पतली 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 तार बना रहे हो लंबी वाली। तो बस ये त्रिज्या पूछी थी। आर स्क्वायर मतलब 1/900 है, तो अपना आर कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 1/30 हो जाएगा। 900 का वर्गमूल 30 नहीं होता वैसे। सही है मित्रों। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक घंटे को एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। प्यारे मित्रों देखो, समझो, सीखो। कहां हिल रहा है? देखो, एक तरफ मैं ले लेता हूं पहला पाइप और ये दूसरा पाइप। हमें इसका व्यास दे रखा है। व्यास क्या दे रखा है? 2 इंच का एक व्यास है। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो। पहले 2 इंच था, बाद में 4 इंच कर दिया। तो बोलो त्रिज्या क्या हो गई? व्यास अगर 2, 4 है तो त्रिज्या आधी नहीं करते अपन, और वैसे भी काटोगे तो 1, 2 ही आएगा। रेशियो तो मैंने बताया ना, व्यास का हो या त्रिज्या का हो या परिधि का हो, रेशियो कभी उनका चेंज नहीं होता, सेम रहता है। त्रिज्या तो आ गई, पर हम जानते हैं कि पानी जो है ना, पाइप के केवल त्रिज्या से पानी नहीं आता, पानी पूरे क्षेत्रफल से आता है। ये तो आप समझते हो ना, पानी पूरे क्षेत्रफल से आता है। तो क्षेत्रफल निकाल लो, कितना हो जाएगा पाई? अरे बोलो ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया। बोलो क्षेत्रफल का रेशियो कितना आ गया? 1:4। क्षेत्रफल का रेशियो कितना आ गया प्यारे मित्रों? 1:4 आ गया। अगर क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 है तो आप समय का रेशियो बता सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं,
क्षेत्रफल जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। अगर आपके पाइप का क्षेत्रफल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर समय कम है इसका मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में जनरली जब नल आता है हौज के अंदर, तो वो जब नल आता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो वो हौज भरने में समय बहुत ज्यादा लेता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5-5 घंटे लेते हैं कईयों के। तो डिपेंड करता है हौज की क्षमता कितनी, वो भी सही बात है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो घर में पानी नहीं है और अपने ट्रैक्टर को बुलाया, वो ट्रैक्टर वाला जब आता है ग्रीन वाला पाइप लेकर, तो वो ग्रीन वाला पाइप मतलब आया और बड़े से बड़े हौज को 2-3 मिनट में फुल कर देता है। क्यों भाई? हमरे नल में क्या दिक्कत थी? हमरे नल में क्षेत्रफल कम था, और वो जो ट्रैक्टर वाला आया उसके नल का क्षेत्रफल ज्यादा था, तो वो जब आया तो हौज को 2-3 मिनट में भर देता है, जबकि अपने जो हौज में टूटी लगी होती है वो टाइम लगाती है। इसका मतलब समय डिपेंड करता है नल के क्षेत्रफल पर। अगर नल का क्षेत्रफल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और नल का क्षेत्रफल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। क्षेत्रफल 1/4 है तो समय हो जाएगा 4/1। क्षेत्रफल 1/4 है तो समय हो जाएगा 4/1। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 60 मिनट लगते हैं। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। क्वेश्चन कहता है 2 इंच पाइप वाला व्यास 60 मिनट लेता है, हम कहते हैं 4 मिनट लेता है। समय बटा समय बना दिया जोड़ा। 4 इंच वाले व्यास का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं? 1 से। बोलो कितना आ जाएगा? 15 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? टोटल समय बटा टोटल समय तो क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया। हमें सेकंड वाले का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 1 से। बोलो समय कितने मिनट हो गया? 15 मिनट हो गया। बोलो सही है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं? एक सवाल जरा करना, इस सवाल को करो जरा। हाँ जी मित्रों, ये समझ में आ गया था ना सारा? समय बटा समय जोड़ा बना दिया। 2 इंच वाला अगर 60 मिनट लेता है तो हम कहते हैं 4 मिनट। टोटल समय बटा टोटल समय क्या बना दिया? जोड़ा। सेकंड वाले का समय पूछा है, गुणा 1 से कर दिया, मतलब 15 मिनट आ गया। बोलो सही है क्या? इसको समझो जरा। एक बेलन के आधार का व्यास 42 है, सीए से 1320 है, ऊंचाई बताओ। सीए से 1320 है, सीए से 1320 है, यानी मैं सीधा ही लिख देता हूं, बच्चे तो हो नहीं, आप हर चीज को अच्छे से लिखूंगा। अब सीए से दे रखा है 1320, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान, व्यास 42 है, त्रिज्या 21 है, एच बराबर 1320। कितना आ गया? 7 या 21 कट गया पूरा, h बराबर क्या आ गया? 10। यही तो पूछा था, h का मान पूछा है। बोलो h का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई मेरे प्यारे मित्रों? उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। एक लंब प्रिज्म का आधार एक ट्रेपेजियम है, जिसके आधार 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनकी बीच की दूरी 5 है, प्रिज्म की ऊंचाई 8 है, तो उसका आयतन बताओ। मित्रों आयतन का सूत्र मैंने क्या बताया था? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमें दे दी,
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी 16/2 8 आ गया। बोलो 8 और 5 क्या आ गया? 40। सही है क्या? बोलो आयतन का सूत्र हम क्या बताते हैं आपको? आयतन का सूत्र हमने बताया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सही है क्या मित्रों? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल 40, आधार का क्षेत्रफल 40 आ गया इंटू ऊंचाई पूछी, ऊंचाई कितनी? 8। बोलो 8 चौक 32 320। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आधार का क्षेत्रफल 40 इंटू ऊंचाई 8 आ गया, इसका मतलब 8 चौक 32 यानी 320 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इजी था भाई, ऐसा नहीं है कि प्रिज्म आ गया तो आप घबरा गए सर प्रिज्म कौन सी बड़ी चीज, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम का मतलब पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज, इसलिए हर फिगर का इंग्लिश में नाम आना जरूरी है। अब जैसे ट्रेपेजियम आ गया, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में छापा हुआ है, तो अपने लिए बहुत जरूरी है कि हमें हर 2D और 3D फिगर का इंग्लिश वर्जन भी आना चाहिए। कभी भी आपके सामने इस तरह की समस्याएं प्रकाशित हो सकती है, ठीक है ना? आइए, एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। जो लंब प्रिज्म है आधार त्रिभुजाकार ही होता है। वी प्रिज्म के शीर्षों की संख्या है, ई किनारों की संख्या है, एफ फलकों की संख्या, नंबर ऑफ फेसेस आर एफ। तो v प्लस ई माइनस एफ बाई 2 का मान बताओ। देखो मैं एक प्रिज्म बनाता हूं आप सभी के लिए, आप सभी के हित में, आपको देख के बड़ा मजा भी आएगा। प्रिज्म को देख के कुछ ऐसा होता है प्रिज्म, आप जानते होंगे प्रिज्म मित्रों। देखो सबसे पहले v क्या है? शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालो। 1 2 3 4 5 6, v 6 है। e है किनारों की संख्या, किनारे बोलो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना, 3 आगे 3 पीछे, 6 हो गया, 3 ये साइड वाले, 9 हो गए। एफ कितने हो जाएंगे? अब 2 तो त्रिभुज ऊपर नीचे और 3 आयत, 5 रख दो मान। v प्लस ई माइनस एफ बटा 2, 6 प्लस 9 माइनस 5 बटा 2, 15 में 5 गया 10 बटा 2 यानी 5। सही है मित्रों? अरे बोलो सही है क्या? सही? देखो जरा, एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे मित्रों आप जरा देखिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछा है, जरा समझना इस चीज को, बहुत ही बढ़िया चीज दे दी इसने। देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये कोई वर्ग है, देखना बड़े ध्यान से। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें त्रियक ऊंचाई एल भी तो चाहिएगी, क्योंकि पिरामिड का सीए से क्या होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। बट उसके लिए हमें त्रियक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, सीधी ऊंचाई 12 दे रखी है, त्रियक ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी प्यारे मित्रों। तो मैं आपको बताता हूँ निकालते कैसे हैं। मैं डायरेक्ट अगर रख लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी एक बात हो जो आपको समझ में नहीं आए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में।
देखो मेरे प्यारे मित्रों, इस वर्ग की भुजा हमें क्या दे रखी है 12। मैं सेंटर से लंब डालता हूं इसके ऊपर। जैसे ये कोई वर्ग है, वर्ग पे क्या मतलब, वर्ग के देखो 4, एक त्रिभुज यहां है, एक त्रिभुज यहां है, एक त्रिभुज यहां है और एक त्रिभुज यहां है। एकदम सेंटर में एक क्या बनेगा, एक सेंटर में इसकी सीधी हाइट होगी, ठीक है ना। तो मैं ये जो त्रिभुज यहां है ना, उसकी ये भुजा ये निकाल रहा हूं। तो इसकी भुजा कितनी है 10 है, यानी ये कितना हो जाएगा 5। सेंटर से सीधी हाइट कितनी आएगी, सेंटर से सीधी हाइट कितनी आएगी 12। हमें निकालनी है ये स्लांट हाइट, ये L। तो हमें ये तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो ये स्लांट हाइट जो L है, इस L का मान क्या होगा, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और अगर ट्रिपलेट्स याद है तो आपको पता होगा 5 12 13, एक 5 है एक 12 है, तो ये क्या होगी 13 ही तो होगी, ठीक है। अब निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं, TA से निकाल लें इसका। तो पिरामिड का TA से बोलो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई प्लस क्या, आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। सॉल्व करो, 1/2 इंटू परिमाप तो क्या होगा, आधार का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप यानी 4 इंटू भुजा। तिर्यक ऊंचाई कितनी आई 13, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 12 का स्क्वायर। आधार में वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 12 का स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर। 2 के पहाड़े 2 बार आ गया, 12 13 156 दूना, 156 दूना कितना होता है 12 इंटू 13 156 होता है, और 156 दूना होता है 312 प्लस 144। समझ रहे हो प्यारे मित्रों, उत्तर कहाँ नहीं आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज को भी आप। आधार का परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई। जरा वापस देखो तो, एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। 10 सेंटीमीटर भुजा मतलब ये 10 है तो आधा 5 हो गया। पिरामिड की ऊंचाई 12 है, पिरामिड की ऊंचाई कितनी है 12 है, यानी ये 5 12 13 हो गया। TA से क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई, यही होता है ना। तो 1/2 इंटू आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू, ओह भुजा 10 है मित्रों, मैं भी क्यों गलत कहां हो रहा है, भुजा 10 है ना। तो ये हो गया 13 दूना 26, 26 इंटू 10 260, और ये भुजा कितनी है 10 है। हम भी कहें कि हम गलत कहां कर रहे हैं, हम गलत कर तो नहीं सकते कभी, गणित जैसे विषय में गलत कर लिए तब तो हो गया, उत्तर आ गया 360। हमने क्या है गलती से भुजा को 12 ले लिया, जिस कारण से उत्तर आने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, बट दोस्तों ऑल इज वेल, है नहीं। इस चीज को आप समझ तो गए ना मित्रों, हमें फॉर्मूला पता था, त्रियक ऊंचाई निकालनी तो थी, तो मैंने पहले त्रियक ऊंचाई निकाल ली, ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला मान रख दिया बस। अगला देखें, एक समत्रिभुजाकार पिरामिड का TA से क्या होगा जिसकी भुजा सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर लंबी हो। अगर 1 सेंटीमीटर लंबी हो तब तो उत्तर कैसे आएगा। समत्रिभुजाकार पिरामिड का मतलब है समचतुष्फलक। मैं आपको लिख देता हूं इधर इस चीज को, समत्रिभुजाकार पिरामिड, इसका मतलब होता है समचतुष्फलक। समचतुष्फलक, समत्रिभुजाकार पिरामिड का मतलब होता है समचतुष्फलक, और इसका TA से पूछा है। TA से पूछा है तो मैंने आपको बताया मित्रों, TA से होता है √3 भुजा स्क्वायर। बोलो होता है ना, क्या होता है √3 भुजा स्क्वायर। भुजा की लंबाई हमें क्या दे रखी है 1 दे रखी है, उत्तर आ गया √3। बोलो आ गया क्या,
कोई तकलीफ तो नहीं मित्रों, इजी है बिल्कुल, ये तो इजी था, फॉर्मूला है, मान रखा, आंसर आ गया। इसको देखो जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा देख के इसको। किसी प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज है। मतलब समकोण त्रिभुज है आधार, ठीक है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, टीए से बताओ। प्यारे मित्रों, प्रिज्म का टीए से आप समझते हो ना, क्या समझते हो? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार में कौन है? त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मैं यहां बना लेता हूं प्रिज्म, क्या बात करते हो? ऐसा ही होता है। अब जो ये समकोण त्रिभुज वाला आधार है, मतलब समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाल ले, तीनों भुजाओं का योग। अगर एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो एक भुजा क्या होगी? 13 ही तो होगी। तो आधार हो गया 5 + 12 + 13। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या दे रखी है? 10 प्लस 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सही है मित्रों? मेरे प्यारे मित्रों, आप देखें 12 और 13 25 और 5 30 इंटू 10 300। ये तो हो गया 300 प्लस 2 से 2 गया 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया? 360। बोलो बात समझ रहे हो क्या? टीए से कितना आ गया अपने पास? 360 आ गया। सही है मित्रों? अरे कोई तकलीफ तो नहीं। अगला देखिए जरा, समझिए जरा। ये तो आप भी कर सकते हो मित्रों, करो तो फटाफट इसको। क्वेश्चन है, समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताओ। ये 14 नहीं मित्रों, 4 है। ये मेरे ख्याल से गलत दे रखा है इसने, मेरे ख्याल से यहां केवल 4 आएगा, 14 नहीं आएगा। अब देखो जरा, भुजा 4 है, आयतन बताओ। समचतुष्फलक का आयतन मित्रों आप जानते होंगे क्या होता है? √2/12 भुजा क्यूब। समचतुष्फलक का आयतन क्या होता है? √2/12 भुजा क्यूब, ठीक है ना? तो आप ये देखो, √2/12 भुजा क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। √2/12 4 का क्यूब यानी 64। 4 के पाड़े से 3 बार, 4 के पाड़े से 16 बार, यानी 16/3 √2 आ जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब ये तो नॉर्मली है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मान रखा और आंसर आपकी जेब में, मतलब आपके पास, ठीक है नहीं? नेक्स्ट देखो, यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है, तो सिलेंडर का आयतन परिधि सी के पदों में क्या होगा? सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है। सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो उसकी परिधि से 4 गुना है। सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है, तो सिलेंडर का आयतन परिधि सी के पदों में बताओ। परिधि सी के पदों में लिखने का मतलब है कि सिलेंडर की परिधि हमें क्या दे रखी है? सी दे रखी है। सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो परिधि का 4 गुना है, और सिलेंडर का आयतन पूछा है सी के पदों में, और सी क्या है? परिधि सी है, ठीक है? आयतन निकालना है। प्यारे मित्रों, आयतन क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर मतलब बेलन, πr²h। इसको सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सी के रूप में कर देते हैं। अभी पाई को पाई रख लिया,
आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, एच का मान बोलो, 4 दूनी 8 पाई आर, 4 दूनी 8 पाई आर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 पाई 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 स्क्वायर आर 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 क्यूब। देखो देखो 8 को 8 रखा, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब हो गया। अच्छा ये जो ये है ना, 8 को भी 2 का क्यूब लिख सकता हूं ना, 8 का मतलब 2 का क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर का मतलब आर का क्यूब, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, सब ठीक है। ये पूरा सी बन जाता 2 पाई आर का होल क्यूब, ये 2 पाई आर का होल क्यूब बन जाता, बट ये पाई स्क्वायर पंगा कर रहा है। 2 सेट हो गया क्यूब में, आर भी सेट हो गया क्यूब में, पर पाई स्क्वायर क्यूब में नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से भाग दे दो। गणित में किसी भी चीज को बुलाते हैं तो भगाते भी हैं, बैलेंस में रखते हैं, प्लस करते हैं तो माइनस भी करते हैं, गुणा करते हैं तो भाग भी करते हैं, ताकि मामला बैलेंस में रहे। तो ये हो गया 2 का क्यूब, पाई का क्यूब, आर का क्यूब, और नीचे ये पाई बच गया। अब पाई को गुणा किया तो पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब ही होगा ना। अरे बोलो होगा कि नहीं, कॉमन आ जाएगा क्यूब, 2 पाई आर का होल क्यूब, क्यूब कॉमन आ गया बटा पाई। बोलो 2 पाई आर कितना है, 2 पाई आर सी है, तो सी का क्यूब बटा पाई। बोलो कितना आ गया, सी का क्यूब बटा पाई। अरे बोलो बात समझ में आ गई, सी का क्यूब बटा पाई आ जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं, हर एक चीज को मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया है। ये यहां पर मैंने पाई से गुणा भाग क्यों किया, क्योंकि पाई स्क्वायर में था, क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो पाई से गुणा भाग किया, तभी तो पाई इंटू पाई पाई क्यूब बन जाएगा। पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब कब बनेगा ना, जब पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब बन गया, 2 पाई आर आर क्यूब कॉमन ले लिया, 2 पाई आर की जगह सी रख दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चंस को वापस जरूर करिएगा, तभी मामला बैठेगा। ठीक है, माना कि एक पानी की बूंद एक गोलाकार है और उसका व्यास जो है वो 1/10 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार गिलास की ऊंचाई उसकी परिधि के व्यास के बराबर है, रिम यानी परिधि के व्यास के बराबर है। यदि पानी की 32,000 बूंदों से गिलास पूरा भर सकता है तो गिलास की ऊंचाई बताओ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, गोलाकार बूंदे हैं यानी 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी बूंदे हैं, 32,000 बूंदे हैं। इन 32,000 बूंदों से आप शंक्वाकार गिलास भर रहे हो। शंक्वाकार गिलास मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें पूछा है तो बस ये एच पूछा है। अच्छा, हमें दे भी रखा है, क्या दे रखा है, ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है। शंक्वाकार गिलास की जो ऊंचाई है, कहां लिखें, जगह ही नहीं छोड़ी हमने ही, यहां लिख दें। ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है। शंक्वाकार गिलास की जो ऊंचाई है वो उसके व्यास के बराबर है। सही है, सॉल्व कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। स्मॉल आर का मान दे रखा है 1/10, तो व्यास है, व्यास 1/10 है। तो बोलो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/20 का क्यूब इंटू 32,000। कैपिटल आर का मान हमें नहीं पता, आर स्क्वायर। एच का मान पता है, 2r है। ठीक है जी, अरे सही है। देखो ये तो 2 से काट दो आप, मजा आ गया। 2 इंटू 2 को छोड़ो ना, 20 का क्यूब कितना हो गया, 1/8000। 32 दूना 64,000।
बराबर आर का क्यूब। ठीक है जी। सो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर 64,000 का मतलब 40 आ गया, 8,000 का मतलब कितना आ गया, 20 आ गया। तो बोलो 20 दूना, इतना काहे कर रहे हो, बोलो आर बराबर कितना आ गया, 2। त्रिज्या 2 आ गई, पर हमें त्रिज्या नहीं, हमें क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है। बोलो ऊंचाई का मान क्या दे रखा है, h बराबर 2r। 2r मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब बोलो कितना आ गया, 4 आ गया। ऊंचाई प्यारे मित्रों हमारे पास कितने आ जाएगी, 2 दूनी 4 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों। एक गोलाकार बूंदों की 32,000 बूंदों से मैंने एक गिलास भरी है। 32,000 बूंदों से गिलास कैसे भर सकते हैं, उसका सारा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इधर। ठीक है, यहां से कैपिटल आर आ गया, आर का मान जब इधर रखा तो एच आ गया। ठीक है जी, बढ़ लें आगे, देखो जरा। कह रहा है 6√3 त्रिज्या का लकड़ी का एक गोलक है, तो गोलक से काट बनाए जाने वाले वृहत्तम संभव घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक गोले में घन बना रखा है, अभी करते हैं जी, देखिएगा। ये पहले मैं घनाभ बना देता हूं, सॉरी घन बना देता हूं। ये कोई घन है, ठीक है, और ये किसी गोले के अंतर्गत है। तो ये तो मान के चलिए बराबर गोला तो बनेगा नहीं, हम तो घन के टच चलते गए। ठीक है मित्रों, एक गोले के अंदर घन को सेट किया है। लकड़ी का एक गोलक है, गोलक से काट बनाए जाने वाले वृहत्तम संभव घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 6√3 त्रिज्या का एक गोलक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 6√3, यानी कि त्रिज्या अगर इस गोलक की 6√3 है, मतलब इसका जो विकर्ण है, घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण है, मैं सही तो कर रहा हूं मित्रों, गोलक से काट बनाए जाने वाले वृहत्तम संभव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का विकर्ण जो होता है ना भुजा√3, वो हमारे पास क्या दे रखा है, 12√3, क्योंकि त्रिज्या 6√3 है। त्रिज्या 6√3 है तो विकर्ण तो उसका डबल होगा ना पूरा। √3 से √3 चला गया, भुजा अपने पास कितनी आ गई, 12। पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बोलो घन का टी से कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर। घन का टी से होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 भुजा कितनी है, 12। 6 गुणा 144, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, यानी 864। बोलो बात समझ में आ गई। मतलब एक गोले के अंदर घन बनाया गया है, गोले की त्रिज्या 6√3 है, जो ये गोले की त्रिज्या है वो घन का तो विकर्ण हो गया, और ये घन का विकर्ण भुजा√3 हमें क्या दे रखा है, 12√3। √3 से √3 कट गया, भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई। जब भुजा 12 है तो इसका टी से कितना होगा, 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 864। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं आप इनको वापस जरूर करिएगा। अगर आप इन्हें वापस नहीं करते हो तो मान के चलिए ये आपके बस की बात नहीं रह जाएगी, ये आपके बस से बाहर निकल के बाहर रह जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। इसको जरा देखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखो तो सही, एक बार मजा आएगा देखकर आपको। एक लंबवर्तीय शंकु के, देख लिया ना इसको, अब मैं भी देख लेता हूं। एक लंबवर्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान समान है। ठीक है, शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी πrl और आयतन यानी 1/3 πr² h
समान है। यदि शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो 1/h² प्लस 1/r² का मान बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, पाई आर एल जो है पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आयतन के बराबर है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जो पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आयतन के क्या है, बराबर है। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, सही है। एल का मान क्या होता है, √r² प्लस h²। क्या दे रखा है, 1/3 RH। अरे सही किया ना, आर से आर काट दिया, और ये एल का मतलब तो यही होता है। ये वर्गमूल जब वहां जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, यानी r² प्लस h² बराबर 1/9 r² h²। ये वर्गमूल जब वहां गया तो वर्ग बन गया, सही है। r² h² का भाग दे दो, r² बटा r² h² h² बटा r² h² बराबर 1/9, सही है। r² से r² गया, h² से h² गया, क्या बचा, 1/h² प्लस 1/r² बराबर 1/9। तो मेरे प्यारे मित्रों 1/h² प्लस 1/r² बराबर 1/9। प्यारे मित्रों अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। 1/h² प्लस 1/r² बराबर 1/9 आ गया। बोलो सही है क्या प्यारे मित्रों। ये है शंकु का CA से, और ये आयतन, CA से और आयतन को मैंने बराबर कर दिया, तो हमारे पास 1/h² r² आ गया 1/9, और यही मित्रों हमें पूछा था। सही है मित्रों, बढ़ लें आगे। आइए मित्रों इस प्रश्न पे चर्चा करें। ये कहता है एक टेंट में 5 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 वर्ग मीटर फर्श तथा 100 मीटर क्यूब की हवा चाहिए, तो शंकु की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति आ सके। ठीक है, 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक को 16 वर्ग मीटर का फर्श चाहिए। 16 वर्ग मीटर का फर्श चाहिए, मतलब आधार का क्षेत्रफल है ना, जो आधार का क्षेत्रफल मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 16 × 5 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। एक जने को 16 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, तो 5 जनों को तो 16 पंजे 80 वर्ग मीटर की जगह चाहिए होगी ना। और एक जने को 100 मीटर क्यूब की हवा चाहिए। शंकु है ना, तो 1/3 पाई r² h। एक को अगर 100 की हवा चाहिए तो 5 जनों को बोलो हवा कितनी चाहिए, 500। सही। अब देखो आधार का क्षेत्रफल आ गया 80, आयतन आ गया 500, h पूछा है। तो आप देखें ये 5-5 समझ में आ गया ना। एक को 16 की हवा चाहिए तो एक को 16 वर्ग मीटर की जगह चाहिए तो 5 को 80 वर्ग मीटर की चाहिए, और एक को 100 मीटर क्यूब की हवा चाहिए तो 5 को 500 मीटर क्यूब की हवा चाहिए। ठीक है, पाई r² का मान 80 यहां रख दो, 1/3 × 80 × h बराबर कितना प्यारे मित्रों, 500। बोलो सही है क्या। 0 से 0 कट गया। देखो h का मान, ये 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से 25 बार। बोलो 25 या 75। 75 में किसका भाग दे दूंगा, 4 का। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा, 18.75 मीटर आ जाएगा। सही है ना। 18 चौक 72 होता है, और 3/4 क्या होता है, वैसे भी 0.75 होता है। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों। तो इसी के साथ मित्रों हमने ये जो मेंस्ट्रुएशन 3D वाला टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया। हमारे लेवल में जितना मेंस्ट्रुएशन 3D के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पूरे लेवल को हमने फिनिश किया। तो ये लेक्चर मित्रों यहीं फिनिश होता है, ये टॉपिक अपना यही फिनिश होता है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, बहुत ही धांसू लेक्चर में, बढ़िया लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।